Hello everyone, I'm Geeta Thul, Chairperson Social Umbrella Foundation. Welcome you all in another episode of series Success Booth for Youth. Well, before I start my interaction with the guest, I would like to give brief on Social Umbrella Foundation. This is a non-profit organization and NGO which is working tirelessly day and night to help people who are in need and people who are suffering. There are various projects which are going on like हमारी जरूरतें एक कदम स्वस्थ और स्वस्थ भारत की ओर, where we distribute sanitary napkins, hygiene kit to the people, in spite of giving them this hygiene kit, we along with the hygiene kit we give them masks, sanitary napkins, and not only we provide them but we guide them, we counsel them, and we tell them the importance of personal hygiene. Next is Success Booth for Youth. We started this series in the month of February where we interacted with the youth by visiting their colleges and schools, but we could not continue because of COVID-19. So we started on this platform online, and here we are again with the next episode. Our guest today is Mr. Manish Srivastava. He is a traveler, he is a writer and an author. He has written 2 books, Ruhi Ek Pehchan and Main Munna Hoon, which is based on child abuse, and the language is very simple and easy to comprehend for the local and for the common people in fact. So I welcome Mr. Manish Srivastava and Mrs. Bhavna Bajaj, who is a founder and a director of Social Umbrella Foundation. Over to you, Bhavna. थैंक यू गीता। नमस्कार, देखने वालों को बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं श्रीमान, चलिए छोड़िए नाम में क्या रखा है, मैं जो इनको जानते हैं वो समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फेमस है, इनके बहुत फॉलोअर्स हैं, और ये ज़्यादातर जो अपने हैंडल्स हैं, जो अपना नाम है वो अनोनिमस रखते हैं, इसी तरह के नाम रखते हैं। आजकल इनका नाम मुन्ना है, और जो इनके चाहने वाले हैं वो इनको बहुत फॉलो करते हैं, इनकी जो भी ये लिखते हैं उसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। तो आई एम श्योर वो जानना चाहते हैं इनके बारे में, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी मनीष जी से कि अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताएं। धन्यवाद आपका भावना जी और गीता जी, मुझे ये मौका देने के लिए। सबसे पहले तो मैं आप दोनों को बधाई देना चाहूँगा, इतना अच्छा कॉज लेके आप लोग काम कर रहे हैं, सोशल अम्ब्रेला, स्पेशली बच्चों के लिए जो आप लोग काम कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब आपसे बात हुई थी जान के। जहाँ तक रही मेरी यात्रा की बात, तो मेरी पैदाइश है झांसी की। झांसी को लोग रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम से ज़्यादा जानते हैं, हम लोग उनको रानी साहब बोलते हैं, तो मैं उसी शहर का हूँ। मेरी सारी पढ़ाई जो है वो सेंट्रल स्कूल में हुई है, 12वीं तक मैं वहां पढ़ा। उसके बाद ग्रेजुएशन भी मैंने वहीं से की है। ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने नौकरी कर ली थी, प्लान कुछ और था बट नौकरी मैंने कर ली थी। वो फिर किस्सा है, वो किसी और दिन सुनाएंगे हम आपको। नौकरी करने के बाद मेरे को बुलंदशहर जाना पड़ा, जो कि मैंने कभी नाम नहीं सुना था उसका। बुलंदशहर गया, वहाँ 4 साल काम किया, फिर आगरा आया, वहां से करीब मैंने 7 साल आगरा में काम किया। वहां से उत्तर भारत से मुझे दक्षिण भारत भेज दिया गया। मैं आंध्र प्रदेश गया, उस समय आंध्र प्रदेश हुआ करता था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नहीं बटा हुआ था, 2004 की बात है। फिर आंध्र प्रदेश पूरा घूमा मैंने, एक उसका जिला है जो मेरा घूमा हुआ है। वहां से उसके बाद मुझे कर्नाटका भेजा गया 4 साल बाद, कर्नाटका पूरा घूमा। उसके बाद केरला गया, केरला पूरा घूमा। तो घूमता ही रहा, बट लिखता नहीं था उस समय बहुत ज्यादा। लिखने की शुरुआत मेरी बाद में हुई, और फिर वहां से मुझे एक मौका मिला तो कंबोडिया भेजा गया, सिंगापुर रहा और जकार्ता। फिलहाल मैं आके जकार्ता में बस गया हूँ। तो ये मेरी एक पूरी यात्रा है जिसके बारे में आपने पूछा। So मनीष जी, आप मुझे बताइए, what was the first thing you penned down? तो आपने सबसे पहले लिखा। देखिए, आप लोगों को बड़ा हंसी आएगी अगर मैं कहूँ कि मैंने सबसे पहले क्या लिखा था। वो सबसे पहले तो एक लव लेटर लिखा था मैंने 3री क्लास में। और वो मुझे भी नहीं मालूम था कि उसको लव लेटर बोलते हैं, वो लिखा था। वो किस्सा आप किताब में पढ़ेंगी, वो किताब में है, मैंने कैरेक्टर के साथ उसको जोड़ दिया है कहीं से।
मेरी आदत ये रही है कि मेरे जो भी कुछ किस्से रहे हैं मेरे या दोस्तों के या कहीं मैंने सुना है देखा, उन सबको मैं अपने किताबों में जोड़ देता हूँ, अपने किसी कैरेक्टर के साथ उसको क्रिएट करके मैं जोड़ देता हूँ। बट सोशल मीडिया पे सबसे पहले मैंने लिखा था, वो भी बड़ा एक अचरज वाली चीज है। मुझे याद है मैंने क्या लिखा था। मैं झांसी में एक समोसे की दुकान है, बहुत फेमस दुकान है, दाऊ समोसे वाला बोलते हैं। हम लोगों ने झांसी एक फेसबुक पे ग्रुप बनाया था, झांसी बुंदेली गौरव के नाम से। उस समय मैंने सबसे पहले यही लिखा था, उसकी फोटो लगा के, क्या आप इसको जानते हैं। ये सोशल मीडिया पे मेरी लिखने की शुरुआत थी, क्या आप इसको जानते हैं। उसके बाद फिर बढ़ता चला गया, ग्रुप में काफी सारे किस्से हुए। बट अगर आप कहें सबसे पहले मैंने सोशल मीडिया पे क्या लिखा था, वही था समोसे की दुकान, क्या आप इसको जानते हैं। इज इट योर पैशन टू राइट? आपको अच्छा लगता है लाइक? हाँ, लिखना एक्चुअल में अब तो मेरे लिए मेरी एक यात्रा हो गई। मैं यात्रा कहूँ तो अपने आप को पहचानने की एक जो यात्रा होती है, वो मैं अब मेरे लिए हो गया है। पैशन कह सकती हैं आप। मैं शायद अब लिखने के बिना मैं रह नहीं सकता। मैं यहाँ नहीं लिखूंगा तो मैं सोशल मीडिया पे लिखूंगा, नहीं तो मैं नोट्स बनाता रहता हूँ। मैं लिखता रहता हूँ, मैं लिखता ही रहता हूँ। कुछ लिखा हुआ मेरे पास भी पड़ा है, तो मैं इसको पढ़ के सुनाना चाहूंगी। बड़ा अच्छा सा लिखा हुआ है किसी ने। मुझसे मोहब्बत न करना, मैं रोज तुम्हारे सपनों में आऊंगा, रोज बेनागा, और आता रहूंगा, तब तक आता रहूंगा जब तक तुम्हारे सपनों को तोड़कर बिखेर कर उन्हें चकनाचूर न कर दूं। मुझसे मोहब्बत न करना, मैं तुम्हें जान से ज्यादा चाहूंगा, तुम्हें इश्क के मायने समझाऊंगा, और जब तुम्हारा इश्क एक जख्म बन जाएगा तो तुम्हें जुनून और दीवानगी से रूबरू कराऊंगा, और जब तुम्हारे जख्म नासूर बन जाएंगे तो उन्हें दूर बैठकर कुरे दूंगा। तुम मुझसे मोहब्बत न करना, मुझे तुम्हारी कमजोरियां जाननी है, मुझे तुम्हारे पहले प्यार के वक्त में सफर करना है, मुझे तुम्हारे उस गीत को जानना है जिसे सुनकर तुम्हारे कोर आज भी गीले हो जाते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में वही गीत मेरी जीत का बिगुल होगा। देखो, मुझसे मोहब्बत ना करना। ब्यूटीफुल। सीरियसली, मतलब मेरे को रोंगटे खड़े हो गए इसको पढ़ते हुए, और मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं इसको कैसे डिस्क्राइब करूं। तो ये जो पंक्तियां हैं, ये मनीष जी की ही किताब रूही एक पहेली से है। तो ये डिफरेंट चीजें लिखते हैं और लोग इनको इतना फॉलो करते हैं, इसीलिए फॉलो करते हैं। आपने गीता जी देखो, आपने पहली बार ये सुना है तो आपको मजा आया ना? बहुत। मेरा छोटा सा सवाल ये है कि इस तरह का लेखन लिखने के बाद, वैसे आपके लेखन में बहुत वेरिएशन है। जब आप फिल्मों के बारे में लिखते हैं तभी भी बहुत मजेदार लिखते हैं, जब आप संगीत के बारे में लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि उसमें से ही संगीत निकल रहा है, और जब आप स्पिरिचुअल लिखते हैं तो लोग उसमें एकदम डूब जाते हैं। आई मीन, जो धर्म कर्म नहीं भी जानने वाला होता है ना, तो उसका भी मन करता है कि मैं इस चीज को फॉलो करूं, देखूं इसमें क्या रहस्य छुपे हुए हैं। तो जो अभी आपकी पुस्तक है मैं मुन्ना हूँ, इसमें आपने बाल यौन शोषण के बारे में लिखा है। बड़ा धीर गंभीर आपने सब्जेक्ट पिक किया है। तो आप बताएंगे कि ऐसा विचार आपके मन में कैसे आया? देखिए, जहां तक रही रूही एक पहेली वाली बात, जो आपने पंक्तियां पढ़ी हैं, वो उस किताब का अंत है। उस किताब जहां खत्म हो रही है, वहां पर बैठ के लिखी हुई एक कविता है उसके नायक द्वारा, वहीं पर खत्म हो जाती है। वो एक नफरत की इंतहा को दिखाने वाला एंड था। पूरी किताब में एक प्रेम कहानी चल रही थी, वो खत्म जाके होती है एक नफरत पर। ये अजीब लगा था लोगों को, बड़ा मेरे को सवाल आए थे कि आप कैसे इतना लेके आए हैं, आपने प्रेम दिखाया, उसमें जुनून वाला प्रेम, मोहब्बत, इश्क सब दिखाया, और अंत में आप कैरेक्टर को ऐसा दिखा देते हैं कि लोगों को समझ में नहीं आता। वही है। तो मैं कभी लीक से जुड़ के चलने वाला नहीं हूँ, मैं ऐसे ही लिखता हूँ। अगर आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इस किताब में मैंने एक गंभीर समस्या उठाई है, हो सकता है अगली बार मैं कोई एक चुटकुलों की किताब लिख दूं, तो आप मुझे चौंकाने में बहुत मजा आता है। रही ये बात कि ये मुन्ना का ख्याल कैसे आया दिमाग में, जैसे मैंने बताया, मैं झांसी का रहने वाला हूँ, और वहाँ एक मंदिर है ओरछा का, सबने उसके बारे में काफी सुना है। ओरछा का मंदिर है, श्री राम राजा का मंदिर है। हम लोग उनको भगवान रामचंद्र नहीं बोलते, हम लोग उनको श्री रामचंद्र बोलते हैं, राजा रामचंद्र बोलते हैं, क्योंकि हम लोग उनको राजा समझते हैं वहाँ।
तो ये बात रही होगी उस समय की जब मेरे पिताजी बीमार थे, अचानक से बहुत बीमार हुए थे। मैं उस समय यहाँ से काफी ट्रैवल किया करता था झांसी, लगभग आप समझें तो मैं हर दूसरे महीने उनके पास रहा करता था, सेवा करने की कोशिश करता था जितनी कर सकता था मैं। पिताजी नहीं रहे, मैं बहुत कोशिश की सबने, बट वो नहीं रहे। तो जब मैं झांसी, हम आदत मेरी यह है कि जब मैं झांसी में रहता था तो हर संडे को ओरछा जाया करता था। जब यहाँ से झांसी जाता हूँ भले ही 10 दिन को, तो हर दूसरे तीसरे दिन झांसी की एक मंदिर की आरती सवेरे की या दोपहर की या शाम की लेके जरूर आता हूँ। तो उन दिनों जब मैं जाया करता था वहां पे, तो एक दिन शाम को जब पिताजी नहीं रहे थे तब की बात है, मैं शाम को मंदिर से आरती लेके आया, तो बाहर निकल के आया तो वहां पर वो साधु वगैरह सब रहते हैं, तो वो अपना भजन में मंडली में अपना जमे हुए थे। मुझे अच्छा लगता है ऐसे लोगों के साथ मुझे मिलके बैठ के, मैं अभी भी बोल रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो मैं बैठ गया उनके साथ। और बचपन का हम लोग, वो लोग अखंड रामायण का जो पाठ होता था तो उसमें मंजीरे वगैरह हम लोग झंझार वगैरह बजाया करते, तो मैं बैठ गया वहां पर उनके साथ, बैठ के बजाने लगा। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन हुआ, तो मैंने उस दिन, जिस दिन मैं लौट रहा था, उस दिन मैंने वहाँ जो साधु महाराज जिनके साथ अब रोज की मुलाकात होने लगी थी, उनसे कहा मैंने कि मैं बाबा मैं जा रहा हूँ, अब दोबारा आपसे मुलाकात नहीं होगी। तो उन्होंने पूछा मेरे से कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा मैं लौट के जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा तुम आए क्यों थे यहाँ? मैंने कहा मेरे पिताजी, उन्होंने शायद मेरी आंख में आंसू देख लिए थे, तो बोला परेशान क्यों हो तुम? मैंने कहा मैं परेशान इसलिए हूँ बस कि पिताजी जो थे, माँ जा चुकी है बहुत पहले, अब पिताजी भी नहीं रहे, तो थोड़ा सा एक दिल में है। उन्होंने कहा नहीं, कुछ और बात है। मुझे नहीं समझ में आया ये कि मतलब कुछ और बात क्या है। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ और है दिमाग में, तुम्हारे दिल में जो है वो बहुत दबा हुआ है, जो ये पिताजी के जाने का तुम्हारे को है, हर किसी को होता है, बट ये नहीं है जो तुम्हारे चेहरे पर है, कुछ और है, ढूंढो उसको। नहीं मुझे समझ में आया। मेरी फ्लाइट उस समय, उस दिन शायद कैंसिल हो गई थी, मैं दूसरे दिन फिर लौट के आया, उनसे पूछा, उनसे मिलने गया था मैं उस दिन कि क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने मेरे से एक चीज कहा था, कुछ है तुम्हारे अंदर जो अटका हुआ है, उसको लिखो। लिख नहीं सकते हो तो बोलो, डायरी में लिखो कहीं। खत्म हो गई बात, मैं लौट के चला आया। उसके बाद फिर मैंने रूही लिखी, मुन्ना नहीं लिखी, रूही लिखी मैंने। रूही भी नोट्स लिखे थे, फेसबुक पर एक नोट्स लिखे थे। मेरे एक दोस्त हैं बलबीर सिंह नागपाल, उन्होंने धक्का दे दे के इसको उपन्यास के रूप में बनवाया। मेरी जो गुरु माँ है सरोज सिंह जी, काफी बड़ा नाम है उनका, भोजपुरी में लिखती हैं, हिंदी में लिखती हैं। उनको दिखा के जब उन्होंने कहा कि हाँ ये बन सकती है किताब, तब मैंने लिखा है। ये ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था कि किताब में कभी लिखूंगा। लिखने के बाद भी मुझे वो लगा नहीं कि कुछ हुआ है, कुछ लिखा है मैंने। जबकि उसके पहले मैं एक महादेव के ऊपर लिख रहा था, वो अभी भी चल रही है, उसको तो लिखते हुए 6 साल हो गए मुझे उस किताब को, वो कब आएगी मुझे नहीं मालूम। मैंने मुन्ना की स्टोरी जिस दिन लिखना शुरू किया है, उस दिन से मुझे लगा कि ये था, ये उन्होंने कहा था मेरे से। लिखते 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 मेरे खुद जीवन के अंदर इतने परिवर्तन आए हैं पिछले 2-3 साल में। मैं अपने आप को खाली फील करने लगा हूँ। मेरे जो पिताजी के साथ जो भी घटनाएं रही हैं, जो रिश्ते रहे हैं, उसके बारे में भी मैंने लिखा है, अपनी माँ के बारे में भी इस किताब में लिखा है। मैं हल्का महसूस करता हूँ उसको लिखने के बाद। तो ये आप समझ लीजिए कि डिवाइन इंटरवेंशन जिसको आप बोलते हैं, शायद ऐसा था इसके लिखने के, इसलिए लिख दी गई। तो मेरा सवाल है कि ये जो यौन शोषण होता है बच्चे के साथ, इससे बच्चे के जीवन में क्या बदलाव आता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके जिंदगी में? देखिए, चाइल्ड लाइन करके एक संस्था है, उन्होंने पिछले 2018-19 में एक सर्वे किया था और उन्होंने बताया था कि 80% जो घटनाएं होती हैं, मैंने पढ़ा था, मुन्ना के दौरान ही पढ़ा था, ये उम्र जो होती है 15 से लेके 18 साल की जो उम्र होती है, उसमें ये घटनाएं बहुत होती हैं। 12 से लेके 13 में भी होती हैं, 12 से लेके 14 में भी होती हैं, बट जो एक मेन है 15 से 18 साल, ये जो उम्र होती है, मैं मान के चलता हूँ, ये वो उम्र होती है जब आप एक नए जीवन में कदम रख रहे हैं। और वो जो कदम आपका अगर कीचड़ में पड़ता है जाके, तो उसके छींटे आपकी जिंदगी में जीवन भर पड़े होते हैं। वो छींटे आपको दिखते हैं केवल, और किसी को नहीं दिखते। ऐसे ऐसे परिवर्तन आते हैं। मैं कुछ लोगों से मिला भी इस किताब को लिखने के दौरान, मैं जानता था उनको पर्सनली,
मैं, मेरे एक परिवार के मित्र हैं, उनसे, उन्होंने मुझे कभी बताया था हमको, उनसे बात की मैंने जाना कि आप विश्वास नहीं करेंगे, आदमी टूट जाता है। एक गिल्ट आ जाती है अंदर, गिल्ट ऐसी आती है कि बाद में उसको लगता है कि वो दोषी है इन सब चीजों का। वो अपने आप को दोषी समझता है। वो ऐसे दोषी समझता है कि जो शुरू में उसको मजबूरी में किया गया था। मैंने कई केसेस ऐसे भी देखे हैं कि उनके साथ हुआ तो उन्होंने बदला लेने के लिए दूसरों के साथ किया। आपको अचरज होगा ये जान के कि शिकार जो करने निकला था, जो खुद शिकार हुआ था, वो शिकारी बन जाता है बाद में। आप देखिए कि ये घटना, फिर वो एक सर्कल बनना शुरू हो जाता है। मेरे साथ हुआ तो मैं दूसरों के साथ करूंगा, दूसरा तीसरे के साथ करेगा, ये कहाँ जाके रुकता? ये जो सर्कल है, ये तोड़ना है हमको। जी गीता जी, आप अनम्यूट कीजिए पहले। मनीष जी, मुझे ये बताइए, जो ये काम करते हैं जी, who are these people? उनकी मानसिक स्थिति क्या होती है जो ये दूसरों के साथ ये काम करते हैं? What type of people are they? इसमें दो चीजें देखी जा सकती हैं। कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो आसपास हैं आपके। इसमें सबसे ज्यादा संख्या लोगों को शायद ये सुनने में अच्छा लगे ना लगे, या अंदर ही अंदर वो ये जो सुन रहे हैं वो हामी भी भरेंगे कि वो रिश्तेदार हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है रिश्तेदारों से। अगर रिश्तेदारों से और आपके पड़ोसियों से, वही लोग तो करेंगे जो आपके घर पर आते हैं। अनजान आदमी को तो कोई मौका ही नहीं मिलने वाला है। टीचर्स हैं, कोच हैं, कभी कभी तो बच्चों को ये मालूम ही नहीं पड़ता कि उनका यौन शोषण हो रहा है, उनको नहीं मालूम पड़ता। देखिए, मैं पूरी तरह से मानता हूं कि इस समय जो लोग सुन रहे होंगे उसमें 3 तरह के लोग होंगे। एक तो जिनके साथ हुआ है, एक जिन्होंने किया है इस समय जो सुन रहे होंगे, उनको इस समय समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने क्या गुनाह किया है। तीसरे वो लोग हैं जिनमें सबसे ज्यादा संख्या है गीता जी, कि जिनको पता ही नहीं है कि उनके साथ हुआ है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि यौन शोषण के मायने क्या है। केवल शारीरिक थोड़े ना होता है। आप ये देखिए कि अगर मेरे सामने एक ऐसी घटना हो रही है और मैं उसको देख रहा हूं, तो मेरे दिमाग में क्या ख्याल आ रहा होगा? जब मैंने कहा कि रिश्तेदार, तो जब दो रिश्तेदारों को मैंने आपस में किसी एक ऐसी स्थिति में देख लिया, तो क्या मेरे ऊपर रिश्तों पर से विश्वास रहेगा जिंदगी भर? कभी नहीं रहेगा। रिश्तों के मायने सब खत्म हो जाएंगे मेरे लिए। मैं किसी रिश्ते पर विश्वास नहीं कर पाऊंगा। मैं बहन का भाई से, पति का पत्नी से, मुझे कोई रिश्ता समझ में नहीं आएगा। फिर क्या करूंगा मैं नए रिश्ते तलाशता रहूंगा जिंदगी। यही हुआ है मुन्ना में। जी। मुन्ना के साथ हुआ, उसके जिंदगी में रिश्तों की अहमियत खत्म हुई, वो रिश्ते ढूंढता गया, एक सीमा तक पहुंचा, उसको लगा नहीं, फिर आगे बढ़ा। तो ये सफर कहाँ खत्म होता है? ये रिश्तेदार आपस के ही हैं हमारे, कोई दूर नहीं है ये लोग, कोई नहीं है। हमको बस देखने की जरूरत है कि कौन है ऐसा। हम लोग करते क्या है, हम नजरें चुरा लेते हैं, हम लोग डिनायल मोड में रहते हैं। हम लोग हमेशा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बेटा ये बात नहीं है, तुम गलत हो, बेटे तुम गलत हो, बिटिया तुम गलत हो। ये जो आपने बताया है कि लोगों को मालूम ही नहीं होता कि उनके साथ हुआ क्या है, सेम हमारे साथ ये होता है कि जब महिलाएं आती हैं हमारे पास, उनको मालूम ही नहीं होता कि डोमेस्टिक वायलेंस है क्या। वो सोचती हैं कि फिजिकल अब्यूज को ही डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। खैर, उसकी परिभाषा तो बहुत बड़ी है। तो अगर हम अपने बचपन की बात करें तो उस समय में हमारे हाथ में ऐसा कोई साहित्य भी नहीं आता था। माँ बाप तो हमेशा से ही इस तरह का ज्ञान देने से कतराते हैं, पता नहीं क्यों कतराते हैं ज्यादातर। जी। तो जो आज के समय में बच्चों के हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, और कोविड सिचुएशन में तो बिल्कुल एक नेसेसिटी हो गया है। तो जो उनके पास ज्ञान जा रहा है, जो नॉलेज जा रही है, वो तो बिल्कुल अधकचरी नॉलेज है। तो ऐसा क्या है, लोग क्यों कतराते हैं, और कैसे इस सिनेरियो को हम चेंज कैसे कर सकते हैं कि लोग समझें? अब शिक्षा में भी, हाँ जी आप बताइएगा। देखिए, इसकी सबसे ज्यादा जो मैं जरूरत समझता हूँ कि बातचीत करना, बोलना, इस विषय को वैसे ही बात करना जैसे हम फिल्मों के बारे में बात करते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम अनाउंसमेंट करें, हम एक ग्रुप बना लें
क्योंकि शर्म तो है हमारी सभ्यता में सबसे बड़ी Right. दिक्कत तो नहीं कहूंगा, बट ये एक जड़ बेस है हमारी सभ्यता का, संस्कृति का, कि शर्म है, तो लिहाज है हमारा बड़ों से, इसलिए ये समस्या थोड़ी सी कहीं बड़ी हो जाती है। हम ये कर सकते हैं, माँ अपनी बेटी से बात करे, नहीं करती ना। यहाँ तो महावारी के बारे में भी नहीं बच्चियों को बताया जाता, वो बच्ची बताती है आके कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको अधकचरा सा ज्ञान दिया जाता है, ये क्या प्रॉब्लम नहीं है, ये भी वैसे ही प्रॉब्लम है। इसीलिए ये जो आपने चाइल्ड अब्यूज की बात की, इसमें बातचीत का जो जरिया है वही सबसे इम्पोर्टेंट है, स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। इसके ऊपर कितनी फिल्में बनी होंगी आज तक, नहीं बनी। इंग्लिश में लिखा गया है, हिंदी में शायद लिखा गया हो, ऐसा लिखा गया होगा, मैंने नहीं पढ़ा है, मुझे नहीं जानकारी है। फिर क्या होता है कि अगर आप कुछ ऐसा लिख रहे हैं तो वो लेख के रूप में शामिल हो जाता है कि एक निबंध है। आपने आज तक कितने निबंध पढ़े होंगे कितने लेख पढ़े, जहां लिखा है कि उन्होंने एक लेख लिखा गया है यौन शिक्षा के ऊपर, तो वो आपने पन्ना पलट दिया, हमने स्क्रॉल कर दिया। मैंने कोशिश ये की कि मैं इस मसले को, इस परेशानी को एक कहानी का ताना बना दूं। आप उसके बारे में जब पढ़ेंगे और जब आप उसमें जूझने लगेंगे तो कहानी बदल जाएगी, वो स्कूल में पहुंच जाएगी, वो जो कैरेक्टर है वो बड़ा हो रहा है, बट जब आपको लगेगा कि कहानी कहीं और जा रही है तो वो फिर से आके उसको हॉन्ट करेगा वही किस्सा। आपको समझना ये पड़ेगा कि ये सिर्फ केवल बच्चों की समस्या नहीं है, ये समस्या बड़ों की है। बच्चे तो इसमें पीड़ित हैं, जो पीड़ा देने वाला है उसको समझना पड़ेगा ना। ये हम बच्चों को क्यों बोलते हैं, ये बच्चों, हमको बड़ों से भी बात करनी है इसके बारे में, क्योंकि वही लोग तो हैं जिन्होंने शुरुआत की थी। इस तौर तरीके से बातचीत करनी पड़ेगी हमको, बच्चों को बोलना पड़ेगा, बड़ों को बोलना पड़ेगा। हमको अगर कोई मीटिंग अगर हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, हम स्कूलों में जाके बात करेंगे, ठीक है, हमको टीचर्स को भी तो बात करनी पड़ेगी। जो एक लड़की को एक लड़के को अपने कमरे में अकेले बुला लेते हैं, उनको भी तो बात करनी पड़ेगी। बच्चा वो स्टूडेंट जो क्या शिकायत कर पाएगा अपनी माँ से, अपने बाप से, इस डर के मारे कि वो फेल हो जाएगा। इसमें दोनों लोग ही जिम्मेदार हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हम लोग जो सोशल अम्ब्रेला का हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है, हमारी जरूरतें, जिसमें हम मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के बारे में बताते हैं, तो हम लोग एक प्राइवेट स्कूल में गए और कुरुक्षेत्र की बात कर रही हूँ, बड़ा अच्छा बड़ा टाउन है और इतना प्राचीन जमाने का शहर है, कोई नया डेवलप नहीं हुआ है। तो उसके प्राइवेट स्कूल में जब हम गए और हमने इस तरह का उनको एजुकेट किया, तो टीचर्स ने हमें बोला कि हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं है। अब क्या होता है कि मूवी आ गई, अक्षय खान की एक मूवी आ गई पैडमैन, तो हमने उनसे पूछा क्या किसी ने पैडमैन देखी है, तो एक बच्ची ने बोला कि मैडम हमको दिखाने कौन ले जाएगा, पेरेंट्स ले नहीं जाएंगे। नहीं ले जाएंगे। तो अगर स्कूल का कोई ऐसा होगा कि ऐसा कोई टूर बना लिया जाए और उस तरह से, तो जो बड़ों को एजुकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जो बाल शोषण की बात हो रही है, बाल यौन शोषण की बात हो रही है, उसमें जो बच्चों के प्रति जब हम बात करते हैं तो हमारा रवैया वही रहता है 70-80%, लड़कियों को सेफ रखो, बच्चियों को कहीं बाहर नहीं जाने देना, लड़का अगर बाहर घूम रहा है तो कोई बात नहीं। लड़का बाहर घूम रहा है तो एक तो हमने निर्भया का केस देखा जिसमें बच्चा खुद क्रिमिनल प्रवृत्ति का हो गया, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो विक्टिमाइज हो रहे हैं, लड़के बहुत विक्टिमाइज हो रहे हैं और आजकल तो ज्यादा हो रहे हैं। मैंने ये देखा है कि वो सॉफ्ट टारगेट हुए, क्योंकि बीइंग अ चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट और लॉयर मैंने इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा देखे। बहुत ज्यादा इग्नोरेंस है पेरेंट्स के अंदर। बट समस्या ये है ना कि आप हमारे जमाने में हम लोग बाहर खेलते थे, और मुझे याद है हम लोग गांव में रहते थे, तो बिल्कुल जो हमारा खेत था, मैं कॉलेज से आती थी जब मैं 17-18 साल की थी, तो हम लोग खेतों से निकल कर आ जाते थे, हमें कभी डर नहीं था। अभी का माहौल वो नहीं है जो पहले वाला माहौल था। एनीवे, मेरा ये सवाल है कि आपकी बहुत सारी रचनाएं मैंने पढ़ी भी हैं और बहुत सारी छूट भी गई हैं, तो आप बहुत जो जाने माने पोर्टल हैं जैसे कि ऑफ इंडिया, मंडली, स्वराज्य, इंडिक टुडे, इस तरह से लिखते हैं। तो जो मैं आपके ट्वीट पढ़ती हूँ, जो आप, मुझे लगता है कि आपकी पॉपुलैरिटी जो है वो ट्विटर पर बहुत ज्यादा है। तो जो आपके ट्वीट्स हैं, जब आप यात्रा करते हैं और वो आप हर पड़ाव पर एक ट्वीट लिखते रहते हैं, तो
जो पढ़ने वाले होते हैं वो उसमें इतना डूब जाते हैं, उसको इतना फॉलो करते हैं कि मैंने 1-2 लोगों के कमेंट पढ़े तो वो बोल रहे थे ऐसा लग रहा है कि हम ही आपके साथ यात्रा कर रहे हैं। जी जी जी। तो यूजुअली क्या होता है कि मेरे बच्चे भी घूमने जाते हैं तो बस घूमा, पहाड़ देख लिया, मंदिर है, अच्छा टूटा हुआ मंदिर है, पुरानी मूर्ति है, पर उसके तह तक नहीं जाते हैं। तो बच्चों को ये समझाना कि घूमना, यात्रा सिर्फ भटकना ही नहीं है, आप उसमें से कुछ उसके डेप्थ तक जाएं। तो आप बच्चों को समझाइए कि ये जो यात्राएं हैं इसका कैसे प्रभाव पड़ सकता है उनकी जिंदगी पर। जी जी, देखिए यात्राएं जो हैं आपको बड़ा आपको बड़ा, देखिए क्या होता है आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आ। मैं कर्नाटका रहा, मैं केरला रहा, मैं आंध्रा रहा, पूरा घूमता था, मैं मंदिर नहीं गया। मैं तिरुपति जाता था हर क्वार्टर में, हर तीसरे महीने तिरुपति बालाजी जाता था, मैं बाकी मंदिर नहीं गया वहां के। मैं जकार्ता आके, इंडोनेशिया आके मैंने वो मंदिर देखे हैं जाके। वो क्या है ना कि एक लत लगनी चाहिए मुझे। फिर मैं जब पहली बार गया, और मैं ओरछा के बारे में आपको बताता हूँ कि मुझसे जब पहले किसी ने पूछा था पहली बार कि वहां पे जहांगीर महल क्यों है ओरछा में, वो तो मुगलों का था, मुझे नहीं पता था। और मुझे बड़ी शर्म आई क्योंकि जिसने पूछा था वो विदेशी थी, एक विदेशी लड़की थी वो, जो जिससे मेरी मुलाकात हुई थी। उसने मेरे पूछा था कि वो महाराजा जो गंगाधर राव हैं उनकी समाधि कहाँ पर है किले में। मेरे लिए शर्म की बात थी, एक्चुअली मैं झांसी का रहने वाला हूँ और मुझे नहीं मालूम। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया तब मुझे लगा कि यार मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। सबसे पहले मैंने शुरुआत झांसी से की। मैंने झांसी को इतना पढ़ा है, इतना, मेरे पास झांसी की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं कि वो किसी के पास नहीं होंगी, मेरे खुद के शहर की। मेरे वो शहर में एक मंदिर है पचकुइया का। अगर आप शुद्ध हिंदी में अगर आप उसको ट्रांसलेट करें तो 5 कुओं का मंदिर। वहां 5 कुएं होते थे। आज वहां 5 कुएं नहीं, वहां 1 कुआं है। बट वो जो 5 कुएं पुरानी एक तस्वीर है वो मेरे पास। वहां पे कुछ दरवाजे हैं, हर शहरों में होते हैं। वहां मेरे यहाँ सैय्यर दरवाजा है, सागर दरवाजा है, दतिया दरवाजा है और 9 दरवाजे। ये दरवाजे वो हैं कि वो जो झांसी का जो किला था वहां से उन्नाव की तरफ जाने वाला जो रास्ता है उसका उन्नाव दरवाजा है, सागर दरवाजा है, दतिया दरवाजा है, ओरछा दरवाजा है। आज 4 दरवाजे हैं मेरे पास, 12 दरवाजों की फोटो है वहां पे, 6 दरवाजे की फोटो है वहां पे। वो अब दरवाजे ऐसे हैं कि वहां पे लोगों ने घर बना लिए हैं। मैं ढूंढ के पहुंच के मैं गया, उन्होंने से बात की तो उन्होंने कहा हाँ ये जो दीवार है एक्चुअल में पहले दरवाजा था, हमने यहाँ घर बना लिया। तो ये तो आपको मैंने लिखा भी था कि हर शहर में बच्चों को मैं बोलता हूँ कि आपके शहर में कुछ ना कुछ है ऐसा जो आपको नहीं पता है। आप कहाँ से मालूम पड़ेगा? अखबारों में नहीं। अगर आप 20-21 साल के हैं, मैं आज की तारीख में मानता हूं, तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि आपके दादाजी या बाबा जी या नाना जी नानी जी होंगे, बहुत लकी हैं आपके होंगे, मेरे नहीं। मैंने देर से शुरुआत की। तो आप किताबें मत ढूंढिए, आप अपने दादाजी से पूछिए, वो आपको बताएंगे। आप जाइए वहां पर, ढूंढिए वहां पर, और एक बार अगर आप पहुंच गए फिर ये यात्रा शुरू होती। और जहां तक आपने कहा ट्विटर पर लिखने वाली बात, तो वो मैं ट्विटर पे जब मैं वो जो लिखता हूँ, अभी तो सब लोग कहते हैं कि मैं थ्रेड इतनी, वो मेरे एक मित्र है रंजन जी, वो बोलते हैं कि मैं वो जो पृथ्वी की परिधि है उसकी लंबाई के मैं थ्रेड लिखता हूँ। वो ऐसा कोई मेरा था नहीं शौक कि मैं इतने लंबे लंबे लिखूं, बट वो एक यात्रा है, चलती जा रही है, मैं लिखता जा रहा हूँ। मैं किसी मंदिर गया, पिछली बार मैं दिसंबर में गया था, तुषार मेरे मित्र हैं, भूमि से नाम से लिखते हैं वो, उनको बहुत जानकारी, उनको मेरे से बहुत ज्यादा जानकारी। अगर मैं 10% है तो उनको 100% जानकारी है मंदिरों के बारे में। मैंने उनको पढ़ा, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे साथ चलिए, तो हम लोग पंचभूत मंदिरों की यात्रा पे गए। वो बड़ा मजा आया। हम लोग फिर से प्लान कर रहे हैं उसके साथ। तो आप समय, आपकी प्राथमिकताएं क्या है? आप किसी शहर जा रहे हैं तो सीधे मॉल जा रहे हैं शॉपिंग करने, बट आप ये भी तो मान के चलिए कि 20-21 साल की उम्र के जो बच्चे, लड़के लड़कियां हैं, उनको इसमें कहाँ इंटरेस्ट है? मुझे भी तो नहीं था, मुझे किसी ने बताया नहीं था। ये अपने आप होगा, या शायद मुझे देख के ऐसा हुआ है। मुझे देख के कई लोग बोलते हैं कि अब हमारा भी मन है, हम भी केदारनाथ जाएंगे, हम भी ज्योतिर्लिंग जाएंगे। तो मैं क्या किया, मैंने ज्योतिर्लिंग एक एक करके नहीं गया, मैं 12 एक साथ चला गया। तो वो लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है कि 12 ज्योतिर्लिंग मैंने 10 दिन में यात्राएं कर ली।
अकेले गया, 10 दिन लगे थे मुझे करीब, केवल केदारनाथ नहीं जा पाया था मैं क्योंकि उस समय बंद था। फिर मैं अगली बार आया तो मैंने 4 धाम कर लिए एक साथ, तो वो जो थोड़ा सा एक सीक्वेंस बनता है। फिर मैं पंचभूत मंदिर गया, पंचतत्व मंदिर गया, तो काफी लोगों को लगता है कि वो भी एक ऐसी यात्रा पर जाएं। देखिए क्या है, किताब आपके सामने है, आपको उसमें से जो निकालना है वो निकाल लीजिए। मैं तो काफी सारी चीजें लिखता हूँ, कभी कभी तो मैं ट्रोल भी बन जाता हूँ, मैं मजाक भी कर लेता हूँ। बाकी धर्म के ऊपर तो नहीं लिखता, मैं इतिहास के ऊपर ज्यादा लिखता हूँ। धर्म के ऊपर लिखने वाली अभी मेरी हैसियत नहीं है, मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं। जी। तो मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताना चाह रही हूँ कि मुझे दिल्ली में रहते हुए 30 साल से ज्यादा हो गए हैं। तो बड़ा पर्सनल सा किस्सा है, इसको हम बातचीत के तौर पर ले रहे हैं। तो हम लोग शुरू में जब शादी हुई तो हम लोग रहता था कि हर शनिवार कहीं नई जगह पर जाएंगे। तो एक दिन शायद मेरे हस्बैंड को लगा कि वो जगह खत्म हो गई, उन्होंने मुझे राशन के दफ्तर के सामने खड़ा कर दिया कि ये नई जगह है तुम्हारे लिए, तो ये नई जगह है। तो ये सब कुछ देखते देखते हमारा लाल किला छूट गया और मैंने उसको छोड़ दिया। और आज तक 30 साल हो गए हैं मुझे वहां रहते हुए। रोज हम लोग उसके आसपास से निकलते हैं और मैं जाती नहीं हूँ। तो मेरी यही जिद है कि यहाँ हम परिवार के साथ ही जाएंगे। मतलब वो रोका हुआ है अभी उसको, लाल किला नहीं देखा। तो जब मुझे कोई बात बोलता है, पूछता है कि दिल्ली देखी है, मैंने बोला दिल्ली पता नहीं देखी है नहीं देखी, लाल किला नहीं देखा। तो अभी आपसे बातचीत करने के बाद मेरे जब हम लोग मिलेंगे, ये सब सिचुएशन ठीक होगी, तो एक बार लाल किला, हालांकि अब वो वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। नहीं, आप देखिए ये बड़ी चीजें जो है सब लोगों ने सुनी रहती हैं, कुछ एक छोटी चीजें होती हैं, बहुत अनजानी सी चीजें होती हैं जो लोगों को नहीं पता रहता, किताबों में नहीं आती, बट उस शहर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको सब पता रहता है। तो आपके देखिए गीता जी, आपके पास तो इतना अच्छा, आपने 21 स्कूलों में पढ़ाया आपने, करेक्ट? 15 साल 15 स्कूलों में पढ़ाया। बताइए आप, अब मुझे जलन हो रही है कि मैं तो 15 किताबें लिख डालता, हर शहर के ऊपर एक किताबें लिख डालता। आप बिलीव नहीं करेंगे, हर स्टेशन के, जहाँ पे हमारी पोस्टिंग होती थी हस्बैंड की, हर स्टेशन पे जाना, वहाँ के कल्चर के बारे में पढ़ना, वहाँ के खान पान के बारे में पढ़ना। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी आप मेरे घर में आएंगे तो आप बोलेंगे ना कि मेरे को साउथ इंडियन खिला दीजिए, मैं आपको साउथ इंडियन खिला दूंगी। आप बोलेंगे मुझे ईस्ट का खाना खिला दीजिए, मैं ईस्ट, बिकॉज वो कहते हैं ना सारी चीजें मिलकर हमारा पूरा एक रेसिपी बना दी है हमने। मोस्ट वेलकम। सो कोई भी प्रदेश का आप बोलेगा, राजस्थान का बोलेगा, हम राजस्थान का खिला देंगे क्योंकि हमारी वहाँ पे पोस्टिंग हुई थी। तो मुझे 15 बार आना पड़ेगा आपके पास। नहीं तो मैं अगली बार आऊंगी तो अप्पम खाऊंगी, मैं केरला का अप्पम बहुत याद करती हूँ। अप्पम खिला देंगे आपको। जी भावना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हम लोग इस जो सीरीज है इसको कंटिन्यू रखेंगे। आपकी किताब एक बार हमारे हाथ में आ जाए तो उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। लोगों को, जैसे आपने बताया, बहुत अच्छी बात बताई कि ये आर्टिकल के तौर पर इसके बारे में लिखा जाता है ज्यादातर। अब कोई पूछे हमसे कि हमने सक्सेस स्मूथ फॉर यूथ में इसको क्यों इंक्लूड किया, इसीलिए कि हर समय एक मोनोटोनियस एक स्पीच की तरह चलता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इस पर खुलकर बात करें, लोग बच्चों को बताएं, बड़े भी समझे। बहुत मजा आया आपके साथ। मैं गीता जी को कहूंगी कि आपके लिए एक अच्छा सा प्यारा सा थैंक्स नोट दें। Thank you so much, Manish ji. It was really our pleasure. And we look forward for another session, an interactive session with you all future also. And all the best for whatever you write in future. Thank you so much for being with us. Thank you very much. So nice. Thank you so much.